आज हमने ये स्पेशल सेशन रखा है आप लोगों के लिए, जो हमारी टीम है और हम सभी को मिलकर आगे इस पूरे साल में अपने इस बीमा व्यवसाय को ड्राइव करना है, बीमा व्यवसाय को आगे ले जाना है। हम आगे बात शुरू करें उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन 1 से जो जोनल हेड हैं राजेश शुक्ला जी, उन्होंने आप लोगों से सहमति से पूरे सेंटर्स में 425 सेंटर्स को बीमा व्यवसाय में एक्टिवेट होने के लिए नामित किया है, नॉमिनेटेड किया है। उसकी लिस्ट हमारे पास है और हम उन्हीं सेंटर्स के एक्टिवेशन की बात करेंगे इस पूरे साल में। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि कोई भी सेंटर इस पूरे साल में यानी 31 मार्च 2021 तक वो नामित सेंटर जो है, नॉमिनेटेड सेंटर जो है, वो 10,000 रुपए का कमीशन जनरेट कर ले तो उसको एक्टिवेशन की श्रेणी में रख लिया जाएगा। ये हमारी इस साल की गोल शीट में, गोल सेटिंग में ये चीज स्पष्ट रूप से कही गई है और हर रीजन वाइज सेंटर डिफाइंड है। आपको भी निश्चित रूप से शुक्ला सर ने ये चीज शेयर की होगी और हम इसीलिए ये चाहते हैं कि हर रीजन से लोग जो नॉमिनेटेड हैं, जहां पर जो लोग भी इस इंश्योरेंस बिजनेस को देख रहे हैं, वो जान लें कि बीमा क्या है, कैसे काम करता है, उसका एक बेसिक नॉलेज रहे उनको। और समय समय पर हम आपको इस तरह की जानकारी और सपोर्ट देते रहेंगे। साथ ही साथ एचओ का पूरा सपोर्ट रहेगा। किसी भी समय किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई एक्टिविटी करानी हो या और भी कोई दूसरी सहायता हो, कोई क्लेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें हमारी एचओ टीम सहायता करेगी आपको। तो ये पूरा इस साल की गोल सेटिंग है और उस लिहाज से 425 सेंटर अगर मध्य प्रदेश से एक्टिव होने हैं तो 10,000 रुपए हर सेंटर को अगर कमीशन के रूप में जनरेट करना है। मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमीशन जनरेशन की बात कर रहा हूँ। कमीशन जनरेशन का मतलब है कि जब बीमा बिक जाता है उसके बाद कमीशन जो जनरेट होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ना कि प्रीमियम की बात कर रहा हूँ कितने का बीमा बिकेगा। 10,000 रुपए का कमीशन जनरेट होगा, यानी टोटल मध्य प्रदेश से 42,50,000 का कमीशन जनरेट होगा, जिसका 70% हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी फील्ड टीम में, जिसका 60% जो है वो सेंटर्स को जाएगा, 10% रीजन और जोन को जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्लान है और इसीलिए आप सभी को जो आपके क्षेत्र के सेंटर्स हैं उनका उत्तरदायित्व है आप पर। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जान लें कि बीमा क्या है, कैसे काम करता है। आज मैं आपको बीमा के बारे में कुछ बहुत बेसिक सी बातें, बहुत आधारभूत बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कोशिश करूंगा कि रोचक तरीके से बताऊं, हालांकि चूंकि ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात है, सैद्धांतिक बात है। और ये जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ये हो सकता है आपको पहले से भी मालूम हो या लेकिन ये बात जरूर है कि ये बात आपको किसी बुक से पढ़कर नहीं मिल सकती है, क्योंकि मेरा जो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा ये मैंने अपने इंश्योरेंस के करियर में पिछले 15-16 साल में जो मैंने सीखा है, जो जाना है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और बहुत छोटे में और बहुत ही कम्युनिकेबल लैंग्वेज में, सब आसानी से समझ आ सकने वाली भाषा में कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो फिर हम उनको भी ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मित्रों, ये जानते हैं बीमा क्या है। बीमा, अगर मैं शब्द की बात करूं तो बीमा अरबी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप किसी के बदले में कोई क्षतिपूर्ति, उसको बीमा बोलते हैं। और बीमा जो होता है वो किसी भी प्रकार के अनिश्चित आर्थिक नुकसान की भरपाई है। ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी प्रकार का अगर आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई करना ये बीमा के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत
जीवन का भी बीमा हम लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति है, उसके जीवन का भी एक आर्थिक मूल्य होता है। तो अगर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने बाकी के जीवन में जितना पैसा कमा सकता था वो उसका एक जीवन मूल्य माना जाएगा। इस तरह से बीमा काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति है और वो साल में 2 लाख रुपए, साल में मान लीजिए 5 लाख रुपए कमाता है, साल की बात कर रहा हूं मैं। अगर वो साल में 5 लाख रुपए कमाता है, 30 साल का व्यक्ति है, तो उसका जो जीवन मूल्य है आगे आने वाले 30 साल में भी वो कार्यरत रहेगा। 60 साल की रिटायरमेंट एज होती है। एक साल में अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो आगे आने वाले 30 साल में वो कम से कम कितना कमाएगा? 30 साल गुणे 5 लाख, मतलब 1,50,00,000 रुपए। यानी कोई भी बीमा कंपनी उस व्यक्ति का 1,50,00,000 का बीमा करेगी, करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगी। तो ये उसका एक जीवन मूल्य है। और अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसा माना जाएगा कि उसके परिवार को 1,50,00,000 रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। तो इस तरह से जीवन मूल्य निकाला जाता है और इस तरह से ये जीवन बीमा काम करता है। इसी तरह से संपत्ति का नुकसान होने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है, तो उसका भी बीमा होता है। संपत्ति भी कई प्रकार की होती है, चल अचल होती है। आपके पास अगर घर, दुकान, मोटर, गाड़ी, ये सारी चीजें संपत्तियों में आती हैं और उनमें दुर्घटना स्वरूप कोई क्षति हो जाती है तो उसका बीमा होता है। इसी तरह से स्वास्थ्य का बीमा भी होता है, क्योंकि स्वास्थ्य को भी आर्थिक, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर, किसी के बीमार हो जाने पर उसके इलाज के लिए होने वाला खर्च को भी आर्थिक नुकसान के दायरे में रखा गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, अचानक से उसे कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है और उसका वो जब इलाज कराता है तो उस इलाज को वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था कि उसको होगा। लेकिन अगर उसको हो गया है तो उसका वो इलाज करा रहा है, इस अनचाहे अनजाने खर्च को बीमा कंपनी कवर करती है, इसलिए स्वास्थ्य बीमा भी होता है। तो ये बीमा आर्थिक सुरक्षा करता है और इस तरह से ये इन्हीं चीजों का बीमा होता है। ऐसी किसी भी चीज का बीमा नहीं किया जा सकता जिसके नुकसान होने पर किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान ना हो, तो उसका बीमा नहीं हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बीमा सिर्फ उसी चीज का हो सकता है जो वो ऐसी कोई घटना जो हो सकती है लेकिन अभी हुई नहीं है, अनिश्चित है। जैसे कोई भी व्यक्ति ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। जब भी वो घर से निकलता है या कहीं भी हम लोग आसपास अपना आसपास आना जाना करते हैं, तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट एक्सपेक्ट नहीं करता। तो ये एक अनिश्चित घटना है, कब किसके साथ हो जाए नहीं मालूम, लेकिन हो भी सकती है, तो इसलिए उसका कवर होता है। और अगर कोई चीज घट चुकी है उसका बीमा नहीं होगा। जैसे अगर मैं स्वास्थ्य बीमा की बात करूं तो बहुत सारी बीमा कंपनियां जिस व्यक्ति से, जिस रोग से आप पीड़ित हैं उसका बीमा नहीं करती, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको हो चुका है। उसी रोग का बीमा उस व्यक्ति के लिए करेंगी जो स्वस्थ है और उसको हो सकता है। तो ये अनिश्चित जो आर्थिक नुकसान है उसको कवर करता है। ये एक बीमा का नियम है और बीमा ऐसे काम करता है। दूसरी चीज ये है कि बीमा जो है एक एग्रीमेंट है, एक प्रकार की संविदा है, एक प्रकार का समझौता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच होना माना जाता है। इसीलिए जो बीमा का जो फॉर्म होता है उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं, उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। कि एक प्रपोजर है, एक आदमी ये प्रपोज कर रहा है कि मैं आपको इतने रुपए प्रीमियम दूंगा, इसके बदले में आप मुझे इतने लाख का बीमा करेंगे इन शर्तों के तहत। तो ये बीमा जो है वो एक संविदा है, एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है जिसमें नियम और शर्तें होती हैं। और ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सिद्धांत है इसका, परम सद्भाव का सिद्धांत, जो बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज है, अटमोस्ट गुड फेथ। यानी बीमा कंपनी ये मानती है कि मेरे ग्राहक ने
प्रपोजल फॉर्म में, यानी जो प्रस्ताव फॉर्म होता है या जो एप्लीकेशन फॉर्म कह लीजिए साधारण भाषा में, जो आवेदन फॉर्म में जो बातें अपने बारे में बताई हैं वो सही है और बीमा कंपनी उसी को सच मानते हुए उसी आधार पर उस व्यक्ति का बीमा करती है। ठीक है, और ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। भविष्य में अगर उसकी बताई गई कोई भी बात गलत होती है, असत्य होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या उसको बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। इस बात को इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक जीवन बीमा लिया और उसमें उस प्रपोजल फॉर्म में आपकी विभिन्न जानकारियां मांगी जाती हैं। ठीक है, उसमें आपका जन्म कब हुआ, आप कहाँ, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी पढ़ाई कितनी है, आप क्या काम करते हैं, आपकी वार्षिक आय कितनी है, आपकी कितने भाई बहन हैं, आपके परिवार में कोई असामयिक मृत्यु हुई है या नहीं, आपका हाइट वेट कितना है, आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी आप कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो। इस तरह की जानकारियां ली जाती हैं हर जीवन बीमा के फॉर्म में। ये जानकारियां ये निर्धारित करने के लिए जरूरी होता है कि किसी भी व्यक्ति की अनुमानित आयु कितनी है। जो भी ये प्रश्न पूछे गए हैं उससे मेडिकल की एक टीम रहती है हर बीमा कंपनी में, जिसको अंडरराइटिंग टीम बोलते हैं। वो निर्धारित करती है कि इस व्यक्ति की अनुमानित आयु इतनी है तो इस आदमी को दिया जा सकता है बीमा। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी भी प्रकार का वंशानुगत रोग हो तो उसको कोई भी बीमा कंपनी बीमा देने से पहले चेकअप कराएगी उसका, और अगर उसके जीवन में जोखिम ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रीमियम पर बीमा करेगी या बीमा नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कोई जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी बताता है और उसी जानकारी की वजह से भविष्य में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन बीमा कंपनी आपके उसी फॉर्म को निकालते हैं। जब क्लेम रहता है ना, तो आपने जो फॉर्म भरा था उसी को निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि आपने क्या जानकारियां भरी थी, और उसी के आधार पर जीवन बीमा दिया जाता है। तो ये टिपिकल एक परम सद्भाव का सिद्धांत है। तो इसलिए ये आप लोग को इसलिए बताना जरूरी है कि जब भी, हालांकि साधारण सी जानकारियां रहती हैं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो, नहीं तो ज्यादातर लोगों सामान्य ही होते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें अगर थोड़ी सी भी जो जानकारी में ऊपर नीचे है तो आप उसको जाहिर करें। तीसरी चीज यह है कि जो बीमा होता है इसको जो भी एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में ये बीमारी कवर्ड नहीं होती है, ये बीमारी कवर नहीं होती है, या ये खर्चे कवर नहीं होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो एक्सक्लूजन्स होते हैं जिनको कवर नहीं किया जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इससे बीमा का दुरुपयोग ना हो। जैसे बीमा हमेशा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति किसी भी ऐसे जोखिम से परे हो जो उसके जीवन में अभी घटा ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जिस दिन उसको कैंसर डायग्नोस हुआ उसी दिन जाकर वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले, तो जाहिर सी बात है कि ये बीमा का दुरुपयोग माना जाएगा, क्योंकि वो अपने फॉर्म में लिखेगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है और बीमा कंपनी उसको बीमा दे देगी। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही वो कैंसर का इलाज शुरू करेगा तो बीमा कंपनी को कायदे से पैसा देना चाहिए। लेकिन बीमा कंपनी इसीलिए कैंसर के इलाज के लिए एक वेटिंग पीरियड डालती है कि किसी भी नए एप्लीकेशन में हम 1 साल के बाद ही कैंसर का कवर कैंसर में क्लेम देंगे। ये जो मैं आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूं कि जो एक्सक्लूजन डाले जाते हैं वो इसलिए डाले जाते हैं कि कोई भी गलत व्यक्ति गलत तरीके से गलत जानकारी दे करके इसका दुरुपयोग ना करे। तो इससे कभी डरे नहीं, इससे ये ना सोचें कि बहुत दिक्कत होती है, ये टेक्निकल काम है, पता नहीं इससे क्या होता है। ऐसा नहीं है। सामान्यतः जितनी भी आप देखेंगे
वेबसाइट्स में या जो IRDA की रिपोर्ट है, सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या सबका जो क्लेम देने का प्रतिशत है वो 90% से ज्यादा ही है, 94%, 97%, 98% तक है। 1, 2, 3% का अपवाद तो हर जगह ही होता है। तो ये ऐसा नहीं है, समझने की बात है, और हम हर चीज को सही तरीके से समझकर लिखें तो वो हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बीमा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। अभी मैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में अब कुछ बात करूं। बीमा का ये मतलब नहीं होता कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी कार का बीमा करा लिया, तो अब वो ये सोचने लगे कि मैंने अपनी कार का बीमा करा लिया है तो इसमें मुझे इस कार में होने वाले हर नुकसान का पूरा खर्चा बीमा कंपनी देगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रकार के सुरक्षा होती हैं, वो देखिए, कार एक ऐसी चीज है जो लगातार उपयोग में होती है और उसमें लगातार क्षति होती है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है। तो उस डेप्रिसिएशन वैल्यू को काट कर ही आपको बीमा कंपनी भुगतान करेगी। इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, मुझे जितना मेरा नुकसान हुआ उतना 100% भुगतान होना चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा राइडर्स होते हैं, एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं, एक्स्ट्रा सुरक्षा होते हैं जिसको जोड़ा जा सकता है। और आज की तारीख में हर इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे प्लान होते हैं कि भले आपकी गाड़ी 1-2 साल पुरानी हो और आप चाहते हैं कि उसमें डिप्रिसिएशन वैल्यू ना घटे और जितना आपने खर्चा किया है उतना पूरा पैसा मिले, तो उसके लिए आपको 0 डेप्रिसिएशन की वाला एक अतिरिक्त सुरक्षा जोड़नी पड़ती है, जिसके लिए बीमा कंपनी आपसे कुछ थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती है और आपको वो सुरक्षा दे देती है। फिर आपकी गाड़ी में अगर प्लास्टिक पार्ट्स में भी कोई दिक्कत आ गई है, टूट गए हैं, तो भी आपको वो 100% जितने का पार्ट्स मिला है उतने का ही भुगतान करेगी बीमा कंपनी। तो ये कुछ चीजें समझनी होती है कि बीमा का मतलब होता है, अगर मैं गाड़ी की बात करूं तो टोटल लॉस के केस में आपको कंपनी पूरा भुगतान करेगी। एक कार है, उसका आपने बीमा लिया है, तो इसका ये मतलब है कि वो कार अगर टोटल लॉस पे जाती है, मतलब मान लीजिए उस चोरी हो जाती है और ये सिद्ध हो जाता है कि चोरी हुई है, कार FIR आपने जमा करा दी और पुलिस फाइल क्लोज करके दे देती है कि नहीं पता चला कार का, तो बीमा कंपनी आपको उस कार का पैसा पूरा दे देगी। उसमें डिप्रिसिएशन वैल्यू नहीं काटेगी जितने का भी बीमा हुआ रहेगा उस वक्त। क्योंकि जैसे कोई कार मान लीजिए जब नई खरीदी जाती है तो 10 लाख का बीमा करती है बीमा कंपनी, दूसरे साल उसका 15% डिप्रिसिएशन वैल्यू काट लेती है, तो 10 लाख का 15% कट जाता है 1.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए उस कार की वैल्यू बीमा कंपनी मानती है और 8.5 लाख का बीमा करती है। और वो कार अगर उस वक्त चोरी होती है तो कंपनी 8.5 लाख रुपए उसके ग्राहक को दे देती है कि आपका टोटल लॉस हुआ है। लेकिन एक्सीडेंट के केस में क्या होगा? सर्वे होगा। बीमा कंपनी एक सर्वेयर को भेजेगी, सर्वे करेगा वो, और वो बताएगा कि इस कार में इतने का नुकसान हुआ है। जो गैरेज है जहां आप कार बनवा रहे हैं वो वहां से एक एस्टिमेट लगाया जाएगा कि इतना खर्चा है इसमें, और फिर वो पास कर दिया जाएगा कि इस कार में इतना खर्चा आया है। ये सर्वेयर का काम रहता है। फिर बीमा कंपनी उसमें देखती है कि इसमें क्या क्या कवर लिए थे ग्राहक ने। अगर उसमें 0 डेप्रिसिएशन है तो पूरे पैसे देगी, और अगर 0 डेप्रिसिएशन नहीं है तो फिर अगर मान लीजिए एक हेडलाइट टूटी है तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू काट के देगी। हेडलाइट मान लीजिए 2000 रुपए की है तो डेप्रिसिएशन वैल्यू कटेगा उसमें 15%, और बाकी का पैसा जो है 1700 रुपए वो भुगतान हो जाएगा। इस तरह से काम होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप समझते भी होंगे इन चीजों को, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं जिससे कि आप इस चीज को समझ जाएं। किसी भी बीमा को लेते समय, चाहे वो जीवन का बीमा हो, चाहे वो वस्तु का बीमा हो, घर का बीमा हो या स्वास्थ्य का बीमा हो, जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें हमेशा
आपको सारी सही जानकारियां भरनी चाहिए। किसी भी जानकारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरा जीवन बीमा कर रहे हैं तो ये हाइट वेट क्यों पूछ रहे हैं, तो चलो ठीक है कितना है वेट तुम्हारा, अब वो अंदाजे से लिख दिया आपने 70 किलो, और वो आदमी है 90 किलो का, लेकिन उसकी हाइट कम है, तो हाइट के प्रोपोर्शन में वो ओवरवेट है। तो भविष्य में कोई भी व्यक्ति अगर उस ओवरवेट के कारण कोई बीमारी से ग्रसित होगा तो उसके क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या है कि जहां तक हो सके सही से सही जानकारी भरें, और व्यक्तिगत रूप से आप लोग भी जब कभी भी खुद के लिए भी कोई बीमा लेते हैं, चाहे किसी से भी लेते हैं, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि जो प्रपोजल फॉर्म भरा जा रहा है, जिसके नीचे आप सिग्नेचर करेंगे, उसमें भरी गई जानकारी आप एक बार चेक कर लें कि सही भरी गई हैं, और उसको तभी आगे जाने दें, तभी आप उस बीमा का पूरा फायदा ले पाएंगे। और इसमें अब मैं कुछ जीवन बीमा, साधारण बीमा और क्या कहते हैं स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में कुछ चीजें जो बहुत मैटर करती हैं उनके बारे में एक बार बता देता हूं। हम कैसे काम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। isectonline.com जो हमारी सर्विस पोर्टल है, उसमें हमने ये विकल्प दे के रखा है इंश्योरेंस सर्विसेज का, और उसमें अभी हमारे पास 3, जैसे आप इंश्योरेंस सर्विसेज में क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। समीर जी अभी आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। उसमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको NIA का मतलब होता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा MIBL मतलब महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, और तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा आपको बजाज एलियांज। अभी बजाज एलियांज का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही मान लीजिए आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे आपको मोटर इंश्योरेंस लेना है और आप NIA पे क्लिक करते हैं, हम न्यू इंडिया का मोटर इंश्योरेंस कर रहे हैं अभी, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो डायरेक्ट हो जाता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के वेबसाइट पर, और एक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म खुल जाता है वहां पर आपको सामान्य सी जानकारियां भरनी होती हैं, नाम, पता, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। ये छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जिनको आप पूरा सही सही भरिए, और फिर उसके बाद उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी एक आपके वॉलेट से वो प्रीमियम कटता है, OTP के माध्यम से आपके ग्राहक के पास OTP जाएगा। वो OTP आपसे जब वो शेयर करेगा, और वो जैसे ही वो OTP आप एंटर करेंगे कंप्यूटर में, तो आपके वॉलेट से उतना प्रीमियम कट जाएगा। तो इस तरह से ये प्रीमियम पेमेंट हो जाएगा और पॉलिसी बन जाएगी। इसी तरह से हम स्वास्थ्य बीमा भी करते हैं, और इसी तरह से हम आगे जीवन बीमा भी करेंगे बजाज एलियांज का, और अभी हम बहुत जल्दी 1-2 कंपनियों से जुड़ने वाले हैं। जैसे रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, और रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी अपने देश की दूसरी सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है। उनके पास भी बड़े अच्छे प्लान्स हैं, और वो भी उपलब्ध होगा बहुत जल्दी। इस तरह से और भी कंपनियां जुड़ेंगी जिसमें भविष्य में आप अपना ये हम जब भी ये सेल करेंगे ऑनलाइन सेल करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे हमारी जो है प्रोसेस बचेगी, हमारे खर्चे बचेंगे। नहीं तो ऑफलाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, फॉर्म भरना पड़ता है, और फिर उसके बाद सारे पेपर्स इकट्ठा करिए। सारे पेपर्स इकट्ठा करने के बाद वो सारे पेपर्स आप बीमा कंपनी के ऑफिस में जमा कराइए, तब वो फॉर्म सबमिट होता है, और उसके बाद फिर बीमा की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर वो पॉलिसी इशू हुई या नहीं ये पता चलता है। तो चूंकि जिसको हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस आसानी से हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि सारी कंपनियों को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, और हम वही प्रोडक्ट चुन रहे हैं जिसमें बहुत कम पेपर वर्क हो, सीधे सरल प्लान हो जिनको आसानी से समझाया जा सके, और जो आसानी से इशू हो जाए, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस ना हो। जैसे मेडिकल चेकअप ना हो कि पता चला आपने पॉलिसी अप्लाई कर दिया, अब मेडिकल चेकअप होगा, फिर उसके बाद ये सब चीजें होंगी, तो उसमें हमारे लोग ज्यादा परेशान ना हो। एक ही बार में वो पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाए, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए और पॉलिसी इशू हो जाए। तो इस तरह से हमने ये प्रक्रिया रखी है,
और इसी तरह के प्लान भी हम चुनकर लाएंगे। हालांकि कोई व्यक्ति अगर बड़े प्लान लेना चाहेगा तो उसके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है। आप उसके लिए आप एचओ से संपर्क करिए, हम आपको वो बड़े प्लान्स भी अवेलेबल करा देंगे ऑनलाइन मोड पर ही। लेकिन जनरली हम छोटे प्लान रखेंगे और ऐसे प्लान जो आसानी से लोग समझ सकें और खरीद सकें और जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी ना हो। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जीवन बीमा के केस में मानव जीवन मूल्य तो मैंने बता ही दिया, ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है, क्योंकि आप लोग भविष्य में टर्म इंश्योरेंस करेंगे। टर्म इंश्योरेंस ऐसा होता है, वो जैसे आप अपनी गाड़ी का बीमा करते हैं ना, कि उसमें नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन आपके जीवन का बीमा उस बीमा धन तक रहता है। जैसे किसी ने अगर 25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया तो उसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम आएगा। अगर 30 साल की एज में 25 लाख पे मुश्किल से साल का प्रीमियम 2000-2500 रुपए आएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज हम लाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को अधिकतम कितना बीमा दिया जा सकता है ये निर्धारित हमें तभी करना होगा जब हम उसको ऑनलाइन हम उसकी इनकम को दिखा सकें, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो हम तो बड़े बीमे करने वाले नहीं है कि कोई व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का जीवन बीमा लेगा, ऐसा तो शायद नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, हम उसको भी करवा देंगे, लेकिन उसके लिए पेपर वर्क फिर ज्यादा होगा। लेकिन छोटे टर्म इंश्योरेंस 20-25 मेरे ख्याल से 45 लाख तक के बीमा के लिए कोई भी मेडिकल चेकअप और 25 लाख तक के बीमा के लिए किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम जीवन बीमा करेंगे और हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा ग्राहक जो हमें जानकारी दे रहा है वो सही हो। तो 19-20 चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ही कोई गलत जानकारी आपको कोई दे दे और अंदाजे से दे दे, क्योंकि भविष्य में उसके सर्विस में क्लेम में दिक्कत हो सकती है। अगर बीमा कंपनी उसको ओवरलुक कर गई तो अच्छी बात है, नहीं करी तो फिर फंस जाता है। इसलिए जब भी ये जीवन बीमा के केस की भी बात बता रहा हूं। साधारण बीमा के केस में आपको ये जानना चाहिए, साधारण बीमा के केस में नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, गैर जीवन बीमा जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो सारी चीजें जिसमें जीवन नहीं है और इसमें पशुधन शामिल है, उसको हम साधारण बीमा में लेते हैं। साधारण बीमा में होता है वो, जैसे आपकी दुकान, इमारत, ऑफिस, गाड़ियां, इन सब का बीमा। स्वास्थ्य बीमा भी साधारण बीमा में माना जाता है। तो ये सब चीजें आती हैं। गाड़ियों में एक चीज होती है आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी जब गाड़ियां पुरानी होने लगती हैं तो उसकी कीमत, डिप्रिसिएशन वैल्यू, जो डिप्रिसिएशन को काट कर जो वैल्यू आती है उसको इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आईडीवी कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे खेल होते हैं, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। एक तो डिस्काउंट का बहुत ज्यादा चलन है मोटर बीमा में, तो ये भी चीजें आपको समझनी होंगी कि अगर किसी भी व्यक्ति को आपने अपनी वेबसाइट से, अपने पोर्टल से आपने मान लीजिए किसी को बताया कि तुम्हारी गाड़ी का प्रीमियम 8,000 रुपए आ रहा है और आपने न्यू इंडिया से ये किया हुआ है ये बीमा, तो आपने बता दिया ग्राहकों कि 8,000 रुपए तुम्हारा बीमा प्रीमियम आएगा। अब वो व्यक्ति जाता है मार्केट में और थोड़ी देर बाद लौट के आता है कि हमको फलाना एजेंट ने तो बोला है कि इसका प्रीमियम जो है वो 6,000 रुपए आएगा, तो तुम क्यों मुझे 8,000 रुपए बता रहे हो। तो देखिए क्या है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। हो सकता है उस व्यक्ति ने जब ये कहा हो, एजेंट ने जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है उसको घटा दिया हो। आपके 10 लाख की गाड़ी, आपने जो उसको प्रीमियम बताया है वो 10 लाख पे बताया है, और जब वो एजेंट के पास गया आपका ग्राहक और उसने बताया कि मुझे रजनीश जी ने तो बोला है कि 8,000 मेरा प्रीमियम है, तो वो क्या करेगा, न्यू इंडिया में जाएगा और आपके उस गाड़ी का डेटा भरेगा, उसको 10,000 ही प्रीमियम दिखेगा, लेकिन वो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू को घटा देगा, 10 लाख से वो 8 लाख कर देगा।
तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रीमियम भी घट जाएगा और वो ग्राहक को बोलेगा कि ये देखो न्यू इंडिया से ये 6,000 का प्रीमियम आ रहा है, देखो रजनीश जी 8,000 बता रहे हैं, मैं 6,000 में दे दूंगा। तो आप लोग परेशान हो सकते हैं, हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप जरूर चेक करिए, उस कोटेशन को चेक करिए कि उसने बीमा कितने का दिया है, आपने जो जो फीचर्स दे दिए हैं क्या वो सारे फीचर्स उसमें ऐड हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यू इंडिया कंपनी इंश्योरेंस तो एक ही कंपनी है ना, वो आपको अलग प्रीमियम क्यों बताएगी और उस एजेंट को अलग प्रीमियम क्यों बताएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए तो सारे लोग एक समान हैं। तो क्या होता है कि ये, और फिर दूसरी चीज होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट में जो मोटर का प्रीमियम होता है, गाड़ियों का जो प्रीमियम होता है, उसमें दो प्रकार के बीमा होते हैं। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और एक होता है ओन डैमेज प्रीमियम। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये होता है कि आपकी गाड़ी से कोई नुकसान जिससे किसी तीसरे आदमी को नुकसान हो, उसकी नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम लिया जाता है। और सरकार ने निर्धारित किया है कि हर व्यक्ति को, जो एक गाड़ी मालिक है और वो गाड़ी उसकी सड़क पे चलती है, तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, जिससे कि आप तो गाड़ी चला रहे हैं, कोई दुर्घटना होती है उससे अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी उस गाड़ी से, उस दुर्घटना की वजह से किसी तीसरी व्यक्ति को नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उसकी भरपाई करने के लिए सरकार बोलती है उसकी भरपाई हम करेंगे, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो आपको लेना पड़ेगा, उसका कवरेज लेना पड़ेगा, इसलिए वो थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है। और एक दूसरा हिस्सा होता है ओन डैमेज, जिसको ओडी बोलते हैं, ओडी प्रीमियम। ओडी प्रीमियम में आपकी गाड़ी से को हुआ जो नुकसान है उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो ये जो ओडी प्रीमियम होता है, इसमें कंपनियां, अलग अलग कंपनियां डिस्काउंट करती हैं। ये डिस्काउंट बहुत हद तक चला जाता है कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन क्या होता है कि हमारे सेंटर को जो पे आउट है वो तो ओडी पर ही मिलेगा, तो अगर हम ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे तो उसका जो पे आउट है वो भी घट जाएगा। तो हम लोग एक मॉडरेट डिस्काउंट अलाउ करते हैं कि हम 50% का डिस्काउंट देके रखते हैं, लेकिन अगर ग्राहक ने ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ग्राहक ने बोला नहीं ये ज्यादा है, फला आदमी मेरे को कम में दे रहा है, तो हम देखते हैं कि उसमें डिस्काउंट कितना अप्लाइड है। पता चलता है कि उसमें डिस्काउंट 70% अप्लाइड है, तो हम 75% अप्लाइड करके दे देते हैं। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे सेंटर को भी एक आमदनी होनी चाहिए, तो हम एक स्टैंडर्ड डिस्काउंट 50% का अलाउ करते हैं। इसलिए जब भी आप मोटर इंश्योरेंस करवाएं और ऐसी कोई कंप्लेन आए कि ये ज्यादा प्रीमियम है, फला आदमी कम दे रहा है, तो आप उसको रीचेक जरूर करें कि उसमें डिस्काउंट कितना है और उसमें गाड़ी की डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी रखी गई है और आपने कितनी दी है। ये दोनों जब देखेंगे आपको बस इतनी सी चेक करने में समझ में आ जाएगा। या आपने कोई अतिरिक्त लाभ वाला चीज तो नहीं ले लिया, जीरो डेप्रिसिएशन तो नहीं ले लिया, जीरो डेप्रिसिएशन का अलग से प्रीमियम आता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें रहती हैं जो धीरे धीरे जब आप इसमें एक दो पॉलिसीज करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेंगी। तो ये कुछ मोटर इंश्योरेंस के विषय में कुछ बातें थी जो मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में कुछ ऐसी टेक्निकल बातें बता देता हूं। जैसे अक्सर जब हम इस प्लान के बारे में बता रहे होते हैं, स्वास्थ्य बीमा के बारे में बता रहे होते हैं, तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये बोलते हैं हम लोग कि वेटिंग पीरियड होता है, उसमें कैशलेस होता है, उसमें क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत आसान सी बातें हैं समझने के लिए। वेटिंग पीरियड हिंदी में प्रतीक्षा अवधि, इसका ये मतलब होता है कि आपने जिस दिन से स्वास्थ्य बीमा लिया, आपका कवर उसके दिन बाद से शुरू होता है, नहीं तो बीमा का दुरुपयोग हो सकता है ना। ऐसी बहुत सारे जो काफी महंगे होते हैं और जिनको प्लान करके, मतलब योजना बना करके किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिनको जब आप कोई भी मरीज डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर बोलता है इसको आपको और ऑपरेट करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब वो ऑपरेशन आप 1 महीने बाद भी करा सकते हैं।
हफ्ते भर बाद भी करा सकते हैं। तो बीमा का दुरुपयोग ऐसे हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ही डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया या ये बताया कि आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा और इसमें 1 लाख का खर्चा है, बोलेगा ठीक है सर, वो बाहर जाएगा और जाकर के एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा हेल्थ इंश्योरेंस की, और 1 हफ्ते बाद क्लेम में आ जाएगा वो। तो ये बीमा का दुरुपयोग है, क्योंकि उसने जोखिम आने के बाद बीमा पॉलिसी ली। तो इस चीज को बचाने के लिए, ये चीजें ना हो, बीमा कंपनियां प्रतीक्षा अवधि रखती हैं कि हम आपको पॉलिसी देने के बाद सामान्य स्थिति में भी 1 महीने बाद आपका कवर शुरू करेंगे। उसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड। बहुत सारी पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड नहीं होता है, बहुत सारी पॉलिसीज में होता है, ज्यादातर पॉलिसीज में होता है, विशेष पॉलिसीज में नहीं होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब भी हम बताते हैं, जैसे हमारी अभी एक महिंद्रा की जो पॉलिसी है उसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, डे 1 से कवर्ड है वो, क्योंकि वो ग्रुप की पॉलिसी है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की जानकारियां आपको होनी चाहिए कि प्रतीक्षा अवधि क्या है। लेकिन कुछ गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर, टीबी या हार्ट ट्रबल, मेजर हार्ट अटैक, ट्रांसप्लांटेशन, इसके लिए वेटिंग पीरियड महिंद्रा वाली पॉलिसी में भी है। तो वो लिस्ट करके आपको बता दी जाएंगी कि ये 10-12 बीमारियां हैं जिनका वेटिंग पीरियड 1 साल है, 1 साल बाद कवर होंगी, ये 2 साल बाद कवर होंगी, जिसको आप आसानी से किसी को भी बता सकते हैं। तो ये वेटिंग पीरियड हो गया। दूसरी चीज होती है ऐसे इलाज जिनसे जीवन को खतरा नहीं होता, या ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया जिसको कह लें, इलाज ना कहें, ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया जो जीवन के लिए जोखिम नहीं पैदा करती हैं, उसको भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। जैसे कोई आदमी कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है अपनी, आपने सुना होगा ना, कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, लोग ज्यादा सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे का कुछ हिस्सा प्लास्टिक सर्जरी से रीशेप करा देते हैं, या कुछ लोग मोटापा घटाने के लिए एक आजकल बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, वो कराते हैं। तो ये सब कवर नहीं होता है। जैसे IVF आजकल होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रीटमेंट है वो कवर नहीं होता है, क्योंकि ये आपके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं था। तो इसलिए ये एक्सक्लूजन्स होते हैं। हाँ, मैटरनिटी जो होता है, डिलीवरी ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो भी बहुत सारे पॉलिसीज कवर नहीं करती हैं, और बहुत सारी पॉलिसीज कवर करती हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती हैं और कवर करती हैं। तो ये भी आपके समझने की चीज है कि वो सारे इलाज, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, बहुत सारी डेंटल सर्जरी कवर्ड नहीं होती हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों का ये मानना है कि दांत की सुरक्षा करना किसी की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, नंबर 1। नंबर 2, दांत के नुकसान से जीवन का नुकसान नहीं हो सकता। तो डेंटल सर्जरी जो होती है छोटी मोटी, उनको भी कवर नहीं किया जाता है। हाँ, अगर कोई ऐसी डेंटल सर्जरी जो किसी दुर्घटना के कारण करनी पड़ी हो, वो कवर होगी। तो इस तरह की चीजें लिखी रहती हैं उसमें। तो कुछ ये जो एक्सक्लूजन्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, प्री मतलब पहले से, एग्जिस्टिंग मतलब है वहां पर, और डिसीज मतलब बीमारी। किसी व्यक्ति को अगर पहले से कोई बीमारी है और उसकी वजह से अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है, उसको भी कुछ पॉलिसीज में कवर नहीं किया जाता, कुछ पॉलिसीज में कवर किया जाता है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। स्वास्थ्य बीमा में जो आपको क्लेम मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए। स्वास्थ्य बीमा में जो किसी भी व्यक्ति को क्लेम मिलता है वो 2 तरीकों से मिलता है। एक रीएम्बर्समेंट, जिसको आप जानते हैं, पारंपरिक तरीका है कि वो व्यक्ति पहले जाए, अस्पताल में अपना इलाज कराए, सारे बिल रिपोर्ट्स सब सुरक्षित रखे, और फिर बीमा कंपनी को वो सारे रिपोर्ट क्लेम फॉर्म के साथ भेज दे। फिर बीमा कंपनी उन सारे रिपोर्ट्स को चेक करेगी और आपका क्लेम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो इस क्लेम को बोलते हैं रीएम्बर्समेंट। आपका भुगतान हुआ, क्षतिपूर्ति हुई आपकी, इसको रीएम्बर्समेंट बोलते हैं। लेकिन आजकल एक जो दूसरा मेथड है जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, वो है कैशलेस। कैशलेस में जो बीमा कंपनी है
वो इलाज का खर्चा आपको ना दे करके उस हॉस्पिटल को डायरेक्ट दे देती है जहां आपका इलाज हो रहा है। तो इसके लिए बीमा कंपनियां बहुत सारे हॉस्पिटल को अपने साथ एग्रीमेंट करती हैं कि हमारे ग्राहक आएंगे आपके यहाँ इलाज करवाएंगे तो उनका खर्चा हम देंगे, जो उनकी बीमा धनराशि होगी उस तक। तो उसके लिए कैशलेस में क्या होता है कि हर व्यक्ति को जो भी पॉलिसी लिया है उसको एक कार्ड इशू किया जाता है, एक कार्ड छोटा सा रहता है, हेल्थ कार्ड, वो दिया जाता है। तो जब भी वो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा जो इम्पैनल्ड है, जुड़ा हुआ है उस कंपनी से, उस कार्ड को दिखाएगा, और वो हर हॉस्पिटल में एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी होता है, और उस कार्ड के माध्यम से वो हॉस्पिटल उस बीमा कंपनी से संपर्क करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति का इलाज शुरू हो जाएगा। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अप्रूवल के लिए 2 से 4 घंटे का समय लगता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को ने कैशलेस इलाज कराया तो यूजुअली हॉस्पिटल से अलाउ कर देते हैं कि आप इलाज कराना शुरू करिए और तब तक अप्रूवल आ जाएगा। कैशलेस के केस में 2 से 4 घंटे में अप्रूवल आ जाता है, और अप्रूवल आने के बाद जो भी खर्चा होता है वो हॉस्पिटल सीधे बीमा कंपनी से क्लेम करता है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। तो इस तरह से आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी प्रक्रियाओं से बच जाते हैं। तो कैशलेस एक अच्छी सुविधा लगती है ज्यादातर ग्राहकों को, और हमारी सभी पॉलिसी में कैशलेस सुविधा है। और जिन भी कंपनियों के साथ वो कैशलेस सुविधा है उनके बहुत सारे हॉस्पिटल, मतलब 6,000 7,000 से तक हॉस्पिटल्स पूरे देश में इम्पैनल्ड हैं। मतलब लगभग हर छोटी से छोटी जगह में इम्पैनलमेंट है। लेकिन जहां पे इम्पैनलमेंट नहीं है, और वैसे भी आजकल लोग क्या है, इलाज जो है वो भले थोड़ा चल के जाना पड़े, 30 40 50 100 200 किलोमीटर बड़े हॉस्पिटल में करके जाकर ही कराना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो बड़े हॉस्पिटल तो सारे इम्पैनल्ड होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटी जगहों पर भी इम्पैनलमेंट है। जैसे अगर मैं कहूं अनूपपुर, शहडोल, सीहोर, विदिशा, ऐसी जगहों में भी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड रहते हैं। इवन तहसील स्तर पे, ये तो जेलों के नाम ले रहा हूं मैं, तहसील स्तर पे भी कुछ कुछ हॉस्पिटल इम्पैनल्ड रहते हैं। तो उसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो लिस्ट आप अपने सेंटर्स को दे सकते हैं। सेंटर्स हमेशा उस लिस्ट को अपने डेस्क पे रख सकते हैं प्रिंट करके, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी हो कि भाई मैं अभी तो विदिशा में रहा हूँ लेकिन मेरे को अब भविष्य में अपना इलाज जो है वो बेंगलोर में कराना है, तो बेंगलोर में देख लो कौन सा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, आपके घर के कौन सा नजदीक है, वहां पे आप जाके करा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको समझनी जरूरी है कि जो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं और बहुत सारी उनमें से बहुत से चीजों से आप परिचित हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में मैं आपसे बताना चाहता था। एक चीज और है, ग्रुप पॉलिसी हम लोग बार बार बोलते हैं। ग्रुप, हमारी जो महिंद्रा की पॉलिसी है वो ग्रुप पॉलिसी है, इसलिए इसमें ये सुविधा है। उसका क्या मतलब है, और ग्रुप पॉलिसी में ऐसा क्या हो गया कि उसको उसमें ये एक विशेष प्रकार की सुविधाएं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉलिसी है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो पॉलिसी होती है बीमा की पॉलिसी, वो हमेशा एक व्यक्ति को इशू की जाती है, तो उसको व्यक्तिगत इंडिविजुअल पॉलिसी बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई संस्था है तो उस संस्था को इशू की जाएगी। लेकिन उस संस्था में अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो जो सारे ज्यादा लोगों को एक साथ बीमा का लाभ मिल सके, इसलिए इसके लिए ग्रुप पॉलिसी का कॉन्सेप्ट लाया गया, ग्रुप पॉलिसी बनाई गई। अब जैसे अपना आईसेक्ट ही है, आईसेक्ट एक कंपनी है। इस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, लगभग 2000 एम्प्लॉई हैं। तो ये 2000 एम्प्लॉई के लिए अगर आईसेक्ट कोई बीमा पॉलिसी खरीदता है, जैसे स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी खरीदता है, तो उसके लिए आईआरडीए ने कहा है कि जब कोई भी ग्रुप एक बड़ा ग्रुप पॉलिसी लेना चाहे तो उसको आप बहुत सारी सुविधाओं के साथ, एक्स्ट्रा फीचर के साथ, कम प्रीमियम में पॉलिसी देंगे। ये सारे कंपनियों को हिदायत है। तो वो कंपनियां फिर
हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ पॉलिसी देती हैं। अभी जो हमारी महिंद्रा की पॉलिसी है, महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर ने जो हमें दी है, वो जो ग्रुप है उसमें ये कहा गया है कि आईसेट के जितने भी सेंटर्स हैं, मल्टी सर्विस सेंटर्स, और उसके ग्राहक जो कि हजारों की संख्या में हैं, अगर इनके लिए एक पॉलिसी डिजाइन की जाए जो देश के अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में है, अगर इनके लिए एक अच्छी सी पॉलिसी डिजाइन कर दी जाए बहुत ही किफायत प्रीमियम पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो इसके लिए आईआरडीए ने, जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, बैंक की जैसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक होती है, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है आईआरडीए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो आईआरडीए ने यह परमिट किया कि ठीक है, इस ग्रुप को, जिसका नाम आईसेक्ट ग्रुप है, इसके सेंटर्स को, मल्टी सर्विस सेंटर्स को और उसके ग्राहकों के लिए आप 35% के डिस्काउंट में ये पॉलिसी इशू कर दीजिए, जिसमें आप कोई वेटिंग पीरियड मत नहीं दीजिए, ठीक है, ओके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये पॉलिसी ले रहे हैं ना, और हमेशा आईआरडीए ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा लें और उसका लाभ उठाएं। तो इसलिए ये जो ग्रुप इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ये हमेशा किसी भी इंडिविजुअल पॉलिसी से फायदे के लिहाज से ज्यादा अच्छी होगी हमेशा, क्योंकि जब वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन की जाती है तो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड होता है ना, एक जैसे मान लीजिए एक होता है रेडीमेड शर्ट, और एक होता है जो टेलर बना के हमको सिल के देता है, टेलर मेड। तो रेडीमेड में क्या होगा कि आप जब दुकान में जाएंगे, आप अपने शर्ट का साइज बताएंगे, तो जो वो शर्ट जिस डिजाइन में है आपको लेनी पड़ेगी। अब भले ही उसमें एक स्ट्रिप यहाँ साइड से लगी, आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आपको वो लेनी पड़ेगी क्योंकि वो रेडीमेड है। लेकिन अगर आप टेलर मेड कराएंगे तो क्या होगा, आप एक शर्ट पीस खरीदेंगे कहीं से और एक अच्छे से टेलर के पास जाएंगे और उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि भाई मेरे को इसमें जेब नहीं चाहिए, मेरे को ये स्लिम फिट चाहिए, इसमें इतने बटन चाहिए, मेरे को टाई बटन चाहिए, ये जो भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उनसे वो शर्ट डिजाइन कर सकते हैं। यही अंतर होता है इंडिविजुअल पॉलिसी में और ग्रुप पॉलिसी में। इंडिविजुअल पॉलिसी, जो व्यक्तिगत पॉलिसी, जो एक एजेंट आके आपको बेचता है, वो कंपनी ने डिजाइन की हुई एक पॉलिसी है, वो आके आपको उस पॉलिसी का डिजाइन बताता है और आपको वो पॉलिसी वैसी ही लेनी पड़ेगी। लेकिन ग्रुप पॉलिसी में क्या होता है, आईसेक्ट ग्रुप के लोग अपनी आवश्यकता बताते हैं कि हमें हमारे लोग, हमारे सेंटर्स, हमारे नेटवर्क के जो ग्राहक हैं वो इस इनकम ग्रेड के हैं, वो इतने पढ़े लिखे हैं और वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, तो आपको उनको इस रेंज में पॉलिसी देनी चाहिए, उनको इस तरह की सुविधाएं और देनी चाहिए, तो उसको वो ऐड कर देते हैं। टेलर मेड प्लान होता है ग्रुप पॉलिसीज का, इसलिए वो हमेशा ज्यादा अच्छी होती हैं और प्रीमियम के लिहाज से भी वो ठीक रहती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं, जिससे कि आपको बीमा के बारे में कुछ और भी ज्यादा जानकारी हो सके, आपकी समझ बढ़ सके। और जो मैं जानता हूं कि जब हम लोग बीमा प्लान बताते हैं तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जिससे आप सहज नहीं हो पाते, जिनको सुन के आपको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं और आप उस वक्त पूछ भी नहीं पाते। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को समाधान करने की कोशिश करूं, और आगे भी हम इस तरह की छोटे छोटे सेशंस इंटरवल्स में लेते रहेंगे, रोज नहीं करेंगे, मतलब महीने में एक बार इस तरह की बातें, जिससे कि आपको, या आप अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेरी आ जाता है तो आप भी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो हम आपको उसमें भी मदद करेंगे और ग्रुप में भी हम इस तरह की बातें शेयर करेंगे। अब मैं आपको समीर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, समीर जी अब आप जो है कुछ प्लान्स जो हैं शॉर्ट में जल्दी से बता दें। हाँ सर।
प्लान्स अगर आप बता दें, प्लान्स बताने की जरूरत है कि सीधे अपन ऑनलाइन दिखा दें इन लोगों को? नहीं, प्लान की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कैसे हम लोग करते हैं वो मैं फटाफट बता देता हूँ। हार्डली इट विल टेक 20 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट में किस तरीके से करते हैं। बाकी इंडिविजुअली अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो एनी डेस्क पे लेके फिर उसको डिटेल ट्रेनिंग इंडिविजुअल उसमें दे सकते हैं। ठीक है। और इससे संबंधित अगर कोई भी किसी को अभी कोई हाँ, अगर कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन जैसा अभी है कुछ ना। हो तो आप अभी अपना अनम्यूट करके मेरे से पूछ लीजिए। हाँ, सर महेश नामदेव अशोक से बोल रहा हूँ। आवाज कम आ रही है आपकी। महेश नामदेव अशोकनगर से बोल रहा हूँ सर। जी जी। सर अभी मेरे पास एक हाँ जी। डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, नेक्सॉन गाड़ी, नेक्सॉन जो टाटा की आती है इंश्योरेंस के लिए। हेलो। जी जी। एक्चुअली उनका 8 महीने से इंश्योरेंस नहीं हुआ है। ओके। तो अभी क्या वो कैशलेस नीलदेव स्कीम हम दे सकते हैं उनको? हाँ देखिए, इसमें ना एक चीज मैं छूट गई मेरे से, वही मैं बोला कि बहुत सारी चीजें अभी निकल के आएंगी। ब्रेकिंग पॉलिसी, जैसे अभी महेश बता रहे हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉलिसी। पिछले 8 महीने से उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, गैप आ गया है, अब उसका इंश्योरेंस वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसका बीमा तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि उस गाड़ी के फोटोग्राफ्स 6 तरफ से, मतलब आगे पीछे अगल बगल और साइड से खींचने पड़ेंगे। जो चेचिस नंबर गाड़ी का वो क्या कहते हैं, आज के न्यूज को दिखाते हैं। बता देता हूँ। और साथ ही मतलब एक ऐप होता है जिसमें, अगर आजकल तो सारे लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो एक ऐप होता है जिसमें जब आप फोटो खींचते हैं तो जिस दिन वो फोटो खींची गई उसकी डेट भी लिखी हुई आती है। टाइम स्टैम्प। हाँ, टाइम स्टैम्प बोलते हैं। वो ऐप डाउनलोड करके उससे फोटो खींचनी पड़ेगी, और वो फोटो खींच करके आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर एचओ में। फिर हम उसमें अप्रूवल ले लेंगे, जो कि आसानी से आ जाता है, और फिर आप उस गाड़ी का बीमा कर सकते हैं। अब उसमें फिर जो पुराना, या तो उस गाड़ी का आरसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस गाड़ी की आईडीवी, जो आप पूछ रहे थे, इंश्योर्ड वैल्यू होगी, वो फिर अगर की कोई भी फाइल का नाम दो। पॉलिसी एक्टिव थी, अगर वो बड़ी अच्छी बात है, उससे हम अंदाजा लगाएंगे, उससे हम काउंट करेंगे। नहीं तो आपकी जो आरसी है, आरसी में लिखी होती है उसकी परचेज या मेक, उसके हिसाब से फिर हम उसका आईडीवी लगा लेते हैं। तो बीमा तो हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब जीरो डेप्थ। सर इसमें एक चीज मैं बोलना चाह रहा था। हेलो। हाँ जी। समीर सर, इसमें मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। मैंने सर, आवाज आ रही है सर आपको? जी जी। आ रही है, बहुत धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। सर ये बोलना चाह रहा था कि कई बार मैंने एक्चुअल में प्रयास किया है, पर कारण क्या है कि अपने यहाँ कोई न्यू इंडिया का एक मोबाइल ऐप होता है एजेंट के पास उनके, हाँ। और वो सारा चीजें है ना वहीं के वहीं फोटोग्राफ करके और वो ब्रांच से अप्रूवल ले लेते हैं और हैंड टू हैंड वहीं से पेमेंट कर जाता है, जबकि एजेंट के लिए होता है वो। अपन इस प्रोसेस को करने शाम तक हो जाती है। वो एजेंट के लिए होता है। अपने को एक रिपोर्ट भी बनवा कर देना पड़ती है उसको। वो एजेंट के लिए ऐप होता है न्यू इंडिया का, जो है, जो इनके इंडिविजुअली एजेंट होते हैं ना न्यू इंडिया में, उन लोगों के लिए वो ऐप डिजाइन किया है। उन लोगों का पूरा सिस्टम अलग है, उनके जो एजेंट है उनका पूरा सिस्टम अलग है, तो उन लोगों के लिए होता है वो। तो सर अपने लिए तो अपने लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि अपन एक सर्वे रिपोर्ट का एक कोई फॉर्मेट हमको मिल जाए वहां से एचओ से, और उस सर्वे रिपोर्ट पे हम ट्रेसिंग वगैरह भी कर लें और फोटोग्राफ उससे लेकर के और आपको मेल कर दें, तो उसमें आधा एक घंटे में सर्वे रिपोर्ट का अप्रूवल आ जाए। सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए सर्वेयर से मिलना पड़ता है और वो फिर अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। नहीं, तो सर्वेयर से नहीं एजेंट मिलना के है। थ्रू वो नहीं, भरत जी, इसमें हम इस प्रोसेस में न्यू इंडिया से हमारा इस बात का टाई अप है कि हमको सर्वेयर के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। समीर जी बताइए पूरी प्रोसेस। हाँ, सर्वेयर से अपना
इंटरेक्शन नहीं है। वो न्यू इंडिया अपना सर्वे कराता है। कई क्लेम हमने दिलवाए हैं जिसमें सर्वेयर न्यू इंडिया का जाएगा। आपकी गाड़ी जो भी गैरेज में है, अगर उनके कैशलेस गैरेज में है तो वहां, या दूसरे किसी भी गैरेज में है। हेलो जी समीर जी जी, इसमें बोलना चाहेंगे कि अगर वो सर्वेयर अगर इंडिया उस पैसे को रिटर्न, क्या कह रहा है? फिर से एक बार बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आपकी बहुत वो हो रही है, इको हो रही है आपकी आवाज। जी चार्ज करता है तो वो पैसा न्यू इंडिया, मैं ये कह रहा था कि अगर वो पैसा चार्ज करता है उस आवाज नहीं आ रही है। आप चाहें तो टाइप कर दीजिए क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। आवाज नहीं आ रही है। धीरे धीरे बोलिए। हाँ आप बोलिए। हेलो, आप आ रही है। आवाज आ रही है क्या? अच्छा सर, गाड़ी का अगर कोई सर्वेयर सर्वे करने आता है, अगर कुछ गाड़ी में क्लेम के लिए होता है तो सर्वेयर जो पैसा चार्ज करता है वो पैसा कंपनी की तरफ से रिटर्न हो जाता है जब हमारा क्लेम होता है तभी। देखिए, ये अभी ब्रेकिंग पॉलिसी की बात चल रही है और क्लेम की बात नहीं चल रही है। और दूसरी ये है, ये बात सही कह रहे हैं आप कि क्लेम में जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर कोई आता है इन फ्यूचर तो उसमें भी आपकी कहता है वो एचओसी देगी। आप बताइए, जहां भी रहेंगे लोकल ऑफिस, इस कंपनी के लोकल ऑफिस से लोकल सर्वेयर अरेंज हो जाता है न्यू इंडिया का, वो आके सर्वे कर लेता है। हमें कोई चार्ज नहीं देना है उसका। हाँ, वो हमें देखिए सर, नहीं दो अलग अलग प्रोसेस देना है। चार्ज, बाय द वे आपको बता रहा हूँ, दो अलग अलग प्रोसेस है। एक प्रोसेस है ब्रेकिंग पॉलिसी का। जब अगर आपकी पॉलिसी में ब्रेक आ गया है तो उसमें एक सर्वे होता है ब्रेक पॉलिसी का। और एक सर्वे है जब आपकी गाड़ी में क्लेम आता है। दोनों अलग अलग तरह के सर्वे। जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और क्लेम आया, गाड़ी गैरेज में खड़ी है, उसका एक सर्वे अलग है जो न्यू इंडिया का सर्वेयर जाता है, कराता है। हाँ, एक सर्वे होता है जब आपकी गाड़ी की पॉलिसी में ब्रेक आ गया और आपको पैकेज पॉलिसी करानी है, तो उस केस में भी सर्वे होता है जिसका चार्ज लिया जाता है। 2 व्हीलर का 150 रुपए और 4 व्हीलर का 350 रुपए। लेकिन न्यू इंडिया ने आईसेक्ट को सेल्फ सर्वे की फैसिलिटी दी हुई है, जो आप टाइम स्टैम्प कैमरे से फोटोग्राफ लेके हम न्यू इंडिया में सबमिट करेंगे तो 2 घंटे बाद न्यू इंडिया से अप्रूवल हमारे पास आ जाता है। ये फैसिलिटी हमें दी गई है, तो उसमें हमें कोई भी पैसा या किसी सर्वेयर की जरूरत नहीं है अगर पॉलिसी में ब्रेक है तो। सर हाँ, लेकिन सर, अगर क्लेम है पॉलिसी में कोई, हाँ सर जैसे अपन ने जी किसी बोलिए। व्हीकल का 2 व्हीलर का एक इंश्योरेंस किया, हाँ टाइम स्पेंड कैमरा से अपन ने फोटो ले लिया और ट्रेसिंग कर दी न्यूज़पेपर के ऊपर। प्रपोजल फॉर्म अपन ने प्रिंट ले लिया, है ना, कि ये कोड नंबर जो भी रहेगा वो अपन ने उनको दे दिया। प्रपोजल फॉर्म का कोई सिस्टम न्यू नहीं है इंडिया उसमें। के जो लोकल ऑफिस है यहाँ पर देना पड़ेगा क्या अपन को? नहीं देना है। गाड़ी के फोटोग्राफ लेने हैं जो 6-7 तरह के दीपेन सर ने बताए उस तरीके से, 2 आगे से, एक आगे एक पीछे से, एक लेफ्ट और राइट से, एक माइलोमीटर का, और एक चेसिस नंबर के पास अखबार रख के जिसमें चेसिस नंबर साफ दिखे और अखबार की हेडलाइन और डेट दिखे। ये 6 तरह के फोटोग्राफ आपको लेने हैं। और हेड ऑफिस में कृष्णा जी है, कृष्णा राव जी, उनको ईमेल करना है या secpvt@isec.org पे, यहाँ पे आपको ईमेल करना है। तो यहाँ से कृष्णा राव जी उसको भेज देते हैं न्यू इंडिया में। वहां से 2 घंटे बाद ये खुद कोड बना के उसको भेज देते हैं। वो कोड आप बना सकते हो आपके पोर्टल से, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। वो जैसे नॉर्मल गाड़ी की पॉलिसी बनती है वैसे वो कोड आप अपने पोर्टल से, आईसेट ऑनलाइन के पोर्टल से बना सकते हो। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ बता दो, कृष्णा जी उसको कोड बना के और आपने जो फोटोग्राफ भेजे हैं उसको अटैच करके न्यू इंडिया भेज देते हैं। वहां से 2 घंटे बाद अप्रूवल आ जाता है और उस कोड के बिहाफ के ऊपर आपके वॉलेट से पेमेंट हो जाता है।
अगर कोर्ट यहाँ से बना है तो हम यहाँ से पेमेंट करते हैं उसका, और अगर शाहजहांपुर से आपकी आईडी से कोर्ट बना है तो वहां से आप पेमेंट कर देते हो उसका। ठीक है, ये ब्रेक इन पॉलिसी के लिए है। लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हुआ तो उस केस के अंदर आपको हमें बताना है। हम वहां कहीं पर भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, चाहे रीवा में, सीधी में, सिंगरौली में, या आपका शाहजहांपुर में, आगर में, कहीं भी गाड़ी का एक्सीडेंट है, और अगर वो गैरेज में है तो न्यू इंडिया का सर्वेयर जाएगा, वहां पे गाड़ी का असेसमेंट करेगा। अपना जो गैरेज ने जो एस्टिमेट दिया है आपकी गाड़ी के 25,000 में आपकी गाड़ी ठीक होगी, तो उस एस्टिमेट को वो सर्वेयर ओके करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो जो भी अगर वो कैशलेस गैरेज है तो सीधे मोटर मालिक के जो जिसका गैरेज है उसके खाते में न्यू इंडिया पैसा डाल देती है, आपको 1 रुपया नहीं देना है। लेकिन अगर वो कैशलेस नहीं है तो पहले पैसा आपको देना है और वो बिल गैरेज के लेके आपको यहाँ सबमिट करना है। तो विद इन 15 डेज आपके खाते में न्यू इंडिया पैसा डाल देती। ये दो अलग अलग प्रोसेस है, क्लेम का अलग है और ब्रेक इन पॉलिसी का अलग है। दोनों के सर्वे का अलग अलग प्रोसेस है। क्लेम वाला प्रोसेस तो टोटली अलग है, उसमें तो स्टाम्प वगैरह हाँ, और ये सब बिल्कुल अलग है। वगैरह जो और भी इसमें लगते हैं वो प्रपोजल उनका फॉर्म की विषय कोई है। जरूरत नहीं। प्रपोजल फॉर्म आप जो बोल रहे हैं, प्रपोजल फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ फोटोग्राफ लेके हमें भेजना है अगर गाड़ी की पॉलिसी में ब्रेक है तो बस। मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये बीमा का व्यवसाय कर रहे हैं isectonline.com से, ये पूरा पेपर, इसमें कहीं भी पेपर का उपयोग नहीं हो रहा है, सब डिजिटल फॉर्म पे है, सब डिजिटल। और आगे भी जो भी इंटीग्रेशन हम करवा रहे हैं वो भी पेपरलेस ही रहेगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट भी करना है तो उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है पास। भविष्य में जब अपन दूसरी पॉलिसीज करेंगे तब, लेकिन आज की तारीख में जैसे महिंद्रा में भी आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है, वोटर आईडी कार्ड, तो उसको स्कैन करके ही अपलोड करना है, कहीं भी पेपर यूज नहीं होगा, है ना। तो ये जो चीज है, ये सुविधा सारी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं और हम कंपनियों से ये इस तरह की जो छूट है, इस तरह की जो परमिशन है पहले से लेकर रखते हैं। जैसा कि अभी समीर ने बताया कि जैसे सर्वेयर ओन सर्वे, हमने खुद सर्वे किया और डेट डाल करके दे दिया सीधे कंपनी को, कंपनी ने उसको ओके कर दिया। ये ओन सर्वे की फैसिलिटी उन्होंने हमको दी हुई है और इसमें हमको ना चेचिस घिसने की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार के कोई प्रपोजल फॉर्म को भरने की जरूरत है। जो प्रपोजल फॉर्म भरा जाएगा वो isectonline.com वाले पोर्टल में लॉगिन होकर ही भरा जाएगा। समीर जी, अब आप जो है यहाँ आ जाइए और ये जो है ना online.com, isectonline.com से कनेक्ट करके मैं कनेक्ट करके मैं चेक करवा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। जी जी। अब चूंकि ये बीच में लाइट चली जाती है तो इसका ध्यान रखें, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। इसको म्यूट कर दीजिए। इसको, हाँ ये तो म्यूट ही है ये वाला। इसका वीडियो चालू कर दीजिए। इसका वीडियो चालू कर लूं। इसको फुल स्क्रीन पर, अभी तो आप मिनिमाइज ही कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसको स्क्रीन शेयर कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ स्क्रीन शेयर जो है, हाँ
तो मैं यही बोल रहा था, मैं बोल यहाँ से लेता हूँ, है ना, और स्क्रीन शेयरिंग इसकी रहेगी, है ना। हाँ, इसको मिनिमाइज कर लेते। हाँ, ये आईसेट ऑनलाइन सबको दिख रहा है ना? हेलो, स्क्रीन है? जी दिख रहे हैं। ओके। यहाँ तो दिखा रहा है स्क्रीन शेयरिंग। हेलो, हाँ 1 मिनट रुक जाना, लाइट गई थी फिर आई है। स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। आ गया? बंद हो गया वो। पूरा मिनिमाइज कर। ये ये है आईसेट लॉगिन। ऐसा क्यों लिखा था आपके उसमें ब्लैक? वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी आ रही है ना? हाँ, इसको म्यूट कर, इसका माइक म्यूट कर। म्यूट है, म्यूट ही है। इको इको तो नहीं हो रहा है ना? म्यूट ही है। नहीं, क्लियर आ रही है ना आवाज सबको? नहीं तो अभी कोई बोलता, वो यहाँ आपके यहाँ से आ रही है आवाज, इसलिए इसका स्पीकर म्यूट कर देते हैं। ऐसा क्यों आता है? हाँ ठीक है ना, आप ठीक है ना? ये लॉगिन का प्रोसेस सबको पता है, यहाँ तक सब लोगों ने लॉगिन किया होगा, है ना, आईसेट ऑनलाइन पे। कोई नया नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ लॉगिन करने के बाद में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप जाओगे तो इंश्योरेंस सर्विसेज, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो न्यू इंडिया और MIBL है यहाँ पे, और एक ऑप्शन हमने यहाँ पे लीड जनरेशन का भी डाल रखा है, यहाँ पे इंश्योरेंस लीड। तो अगर कोई जीवन बीमा की लीड हो अगर किसी की, कि हमें लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस लीड में जाके भी वो आदमी हमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। इंश्योरेंस लीड आप खोलोगे तो एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर ये आपको लिखना है, आपका जीवन बीमा के लिए LIC या SBI, इन 2 में से किसी एक कंपनी को आप चूज करना, और आपकी ब्रांच की डिटेल नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे यहाँ पे सेट PVT की आ रही है। तो ये एक इंश्योरेंस लीड है, इसको आप सेव करेंगे तो ये हमें ईमेल आ जाता है, और वो ईमेल के थ्रू हम आपसे और जो कस्टमर की डिटेल होती है उससे बात कर लेते हैं। सेंटर से हम बात कर लेते हैं, जो भी आपके सेंटर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बताना सेंटर्स को ही है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में 2 सर्विस है, एक न्यू इंडिया की है, एक MIBL की है। न्यू इंडिया से हम वाहन बीमा करते हैं और MIBL से हम लोग स्वास्थ्य बीमा करते हैं। पहले मैं न्यू इंडिया का बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे जाके आप एक बार क्लिक करें, न्यू इंडिया पे जाएं, तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको न्यू इंडिया के साइट पे रिडायरेक्ट करेगा, ले जाएगा न्यू इंडिया की साइट पे ले जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे न्यू इंडिया की साइट आ गई है, यहाँ पे आईसेट का लोगो भी आपको दिख रहा है। पूरे इंडिया में एक पोर्टल है, इसी तरह का पोर्टल है आईसेट का और न्यू इंडिया का। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वाहन बीमा करना है। कई सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे इंश्योरेंस की, मिसलेनियस है,
हेल्थ भी है, मोटर भी है, कई तरह की है। हमें वाहन बीमा करना है तो वाहन बीमा के लिए हम यहाँ से जाके आपका कौन सा वाहन, अब वाहन बीमा में कौन सा वाहन, कॉमर्शियल, प्राइवेट कार, एक स्टैंड अलोन सीपीए कवर होता है वो लेना है ना, या टू व्हीलर का करना है। तो जो हमें वाहन बीमा जिस तरह का करना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। मैंने एक पिछली मीटिंग में कोरोना कवच भी आपको बताई थी। तो कोरोना कवच के लिए हमें ये हेल्थ वाले सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे ये पॉलिसी है, कोरोना कवच न्यू इंडिया। तो यहाँ पे आप जाओगे तो जो स्पेशली कोरोना कवच पॉलिसी है उसको आप कर पाओगे। तो मैं पहले एक यहाँ पे टू व्हीलर का कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, या कार का बता देता हूँ, कार का कैसे करते हैं। ये प्राइवेट कार आप चूज कर लें तो ये आपको दूसरे स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक नया नया इंश्योरेंस आपको लेना है नई गाड़ी का, या पुराने इंश्योरेंस को रिन्यू कराना है। तो हम लोग जनरली पुराने इंश्योरेंस को रिन्यू के ऊपर ही टिक करते हैं, नए पे मत करना। जब आप पुराने इंश्योरेंस पे आप टिक करोगे तो ये कुछ फॉर्म यहाँ पे आते हैं, 6-7 तरह के फॉर्म है जिसमें अलग अलग तरह की डिटेल हमें भरनी पड़ती है। एक आपका पॉलिसी होल्डर इंफॉर्मेशन है, जिसमें जिसकी पॉलिसी हम कर रहे हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। नया कस्टमर है, इंडिविजुअल है, ये दो पे शुरू में, नया कस्टमर और इंडिविजुअल, ये एग्जिस्टिंग और इस पे मत करना। अब यहाँ पे टाइटल ले लिया हमने, मिस्टर मिसेस जो टाइटल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें बताने का कुछ ऐसा विशेष नहीं है। जेंडर है, मेल है, डेट ऑफ बर्थ अगर है तो ले लें, नहीं है तो 18 साल से ऊपर की कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दें, ठीक है। एड्रेस डाल दें, उसमें पिन कोड डाल दोगे तो अपने आप शहर, तहसील और स्टेट अपने आप ले लेगा। ये भर के दिखा देता हूँ, मैं एक सैंपल दिखाइए, मैं भर के दिखा देता हूँ, अपना एक भर के दिखा दो, अपनी गाड़ी का। ठीक है। यहाँ मैं एक पॉलिसी भर के दिखा देता हूँ। दीपेन सर बोल रहे हैं एक बार को पॉलिसी करके दिखा दें। यहाँ पे नाम डाल रहे हैं, ये नाम, मिडिल नेम, मिडिल नेम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ना डालें मिडिल नेम, ये डाल दिया। जेंडर हमने डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ डाल दें, डेट ऑफ बर्थ ले ली, ये हमने, ये 1985 1 जनवरी, ये डेट ऑफ बर्थ डाले। एड्रेस में एड्रेस डाल दिया। आप बोल रहे थे पिन डालने से ले लेता है, हाँ, एक पिन डालिए, अभी डालता हूँ ना, ये आपका ये डाल दिया। जीएसटी पे कुछ भी ना करें, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आईडी और जीएसटीएन इस पे बिल्कुल आप टिक ना करें, क्योंकि ये अपने लिए वो नहीं है, कॉर्पोरेट एजेंट के लिए जीएसटी अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीएसटी पे हम कोई टिक नहीं करेंगे ये, ठीक है, उसको ना छेड़ें। स्टेट जो है यहाँ पे ये मध्य प्रदेश आप सिलेक्ट करें स्टेट में, हाँ वो टाइप करेंगे आ जाएगा आपका। ये पिन कोड पूछता है तो यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ 462024, ये देखिए ये आया 462024, इसको सिलेक्ट करें। ये अपने आप ये इनने सिटी भोपाल ले लिया, लेकिन वो सिलेक्ट करके ही आप डालें। मोबाइल नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर सही डालें। हाँ सही, हाँ मैसेज आता है, इसके केस में ओटीपी नहीं आता, इसके मैसेज तो आएगा, हाँ मैसेज आएगा। हमेशा सही डालें। मोबाइल नंबर हमेशा सही डालें। ईमेल हो तो ईमेल डाल दें, वरना मैंडेटरी नहीं है। पैन नंबर कोई मैंडेटरी नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन आप डाल दें। और उसके बाद नीचे एक क्रिएट का बटन है, ये क्रिएट आप कर दें तो ये पार्टी कोड क्रिएट कर देता है। पार्टी कोड क्या होता है? एक इनका इंटरनल कोड होता है पार्टी कोड, वो क्रिएट करते हैं ये लोग। तो ये पीओ कोड जो है ये क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में आपको दूसरी जो डिटेल है वो डालनी रहती है। देखिए यहाँ एक पार्टी कोड क्रिएट हो गया, ये PO 822-59958, ये क्रिएट कर देता है। व्हीकल डिटेल, अब व्हीकल डिटेल में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर आप डाल दें, जबकि गाड़ी है, ये मैंने डाल दी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। अब कार, अच्छा यहाँ पे मैं वो अपना ही डाल देता हूँ ना,
2016 का मैंने डाल दिया। प्राइवेट कार डाल दो, टाइप ऑफ प्राइवेट कार, मेक डाल दो जिस कंपनी की गाड़ी है, ये मेक डाल दिया। अजीब सा आ रहा है वो, 2-2 3-3 बार लिखा हुआ है उसमें, तो कई बार ये डाल दे। मॉडल जो है नहीं आ रहा। कौन सा था? ये मॉडल, यहाँ जो भी उस कंपनी के मॉडल हैं लगभग सारे मॉडल हैं यहाँ पे रहते ही हैं उसके अंदर। तो इयॉन का जो भी आपकी गाड़ी है, ये मैंने ये इयॉन का डाल दिया। अपने आप उनने सीटिंग कैपेसिटी और क्यूबिक के सीसी जो है अपने आप वो ले लेगा। डेट ऑफ परचेस यहाँ पे डाल दें आप। डेट ऑफ परचेस जो थी कब ली थी यार, हाँ रजिस्ट्रेशन डेट जो है 2016 दिसंबर 16। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया। व्हीकल जोन, इसमें हमेशा जोन बी चूज करें। जोन ए कुछ मेट्रो सिटीज है उनके लिए है जोन ए, और जोन बी रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो जोन बी इसमें चूज करें, जोन बी इसमें चूज करें, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ आईडीवी, व्हीकल इनवॉइस वैल्यू, ये इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू होती है जो आपको चूज करनी है, गाड़ी की वैल्यू। तो लास्ट पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी गाड़ी की वैल्यू लिखी रहेगी, या फिर आपको जो गाड़ी है उसकी वैल्यू इंटरनेट पे सर्च करनी पड़ेगी, चाहे car-dekho.com में या जो ऐसे पोर्टल हैं उसमें एक बार आप सर्च कर लें कि वो गाड़ी है उसकी वैल्यू क्या है, नई गाड़ी की वैल्यू। पुरानी पॉलिसी से देख लें। हाँ, या तो अगर किसी के पास नहीं है पुरानी पॉलिसी, कई कस्टमर ऐसे आते हैं कहते हैं कि साहब हमारे पास पुरानी पॉलिसी नहीं है, अब क्या करें, तो एक बार उसका सर्च कर लें। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4,35,000। जब आप व्हीकल की वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आईडीवी निकाल के दे देगा आपकी गाड़ी की। देखिए यहाँ के केस में 2,61,000 उसने निकाल के दे दी कि साहब आपकी 2016 की गाड़ी थी जिसकी वैल्यू थी 4,35,000, और जो है अभी 4 साल बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू हो गई है 2,61,000। ठीक है, ये कर ले। उसके बाद जो है गाड़ी का कलर, आरसी कार्ड पे लिखा रहता है कलर, और यहाँ पे भी कुछ कलर हैं। अगर ये कलर ना मिले आपका तो जो आरसी कार्ड पे लिखा है, यहाँ देखिए बाजू में है कलर एज पर आरसी बुक, यहाँ पे वो लिख दें आप। और अगर आपको आपकी गाड़ी का कलर यहाँ नहीं मिले आरसी कार्ड के अकॉर्डिंगली, तो जो आपका वाइट या फिर आपका वो एक वाइट कलर है और एक आपका कहाँ गया सिल्वर, आर्कटिक सिल्वर, ऑरेंज, अदर पीच, इसमें अदर डाल सकते हैं ना सर अपन? नहीं, यहाँ से कोई ना कोई एक कलर तो चूज करना पड़ेगा आपको, है ना। अदर कोई डाल, एक कलर अदर तो आपको डाल चूज करना पड़ेगा। अगर कोई ना कोई एक कलर चूज करना पड़ेगा, लेकिन आरसी कार्ड पे कई बार वो कलर, ऐसा कलर लिखा होता है जो यहाँ होता ही नहीं है। तो आप व्हाइट या सिल्वर यहाँ से एक कलर चूज कर लें, और जो आरसी कार्ड पे कलर लिखा है, जैसे लिखा है मैजेंटा ब्लैक, तो यहाँ पे आप वो लिख दें मैजेंटा ब्लैक। लेकिन ये एकदम सही लिखें जो आरसी कार्ड पे लिखा है वो, वरना क्लेम के वक्त ये दिक्कत होती है। वो गाड़ी का कलर आपका नहीं मिला जो आप कलर एज पर आरसी बुक के नीचे आपने नहीं लिखा है, क्योंकि वो आरसी कार्ड पे आपका कलर लिखा रहता है। आपकी आरसी कार्ड कार का हो तो उस पर आप निकाल के चेक कर लीजिएगा,
तो वही जो है कलर आप लिखें। यहाँ पे मैं ऑप्शन भी आता है अदर कलर करके। हाँ अदर कलर का है ना इसमें एक अदर ऑप्शन, कलर करके इधर गाड़ी का जो कलर है स्कॉर्पियो में वो यहाँ डालो। अदर कलर, हाँ ये रहा, ये अदर कलर, ये अदर कलर करके यहाँ पे आप डाल दें वो वाला। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यही रहेगी ना क्या कृष्णा? 16/12/2016 है ना, जो ऊपर डाली है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दें। अच्छा यहाँ हाथ से भी टाइप कर लें। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, थोड़ा 1 मिनट तुम रुक जाना है ना। 16/12/2016। देखिए ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है MP 04 CR 8126, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो है इंजन नंबर पूछता है वो, तो आप क्या करें, क्योंकि इंजन नंबर 15 डिजिट का होता है, ऐसे ही ये चेसिस नंबर भी पूछेगा, वो भी 15 डिजिट का होता है। तो इस केस से जो 15 डिजिट का नंबर है वो आपको डालने के लिए, ताकि कोई गलती ना हो, आप क्या करें, सबसे पहले या MP ट्रांसपोर्ट की एक साइट है, MP ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे MP ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं, है ना। अब मैं अपनी गाड़ी का नंबर डाल के देखता हूँ यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। MP 04 CR 8126। मेरा तो पता नहीं क्यों सर, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं बताता इसमें। 4 साल हो गए गाड़ी लिए, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं बताता। आपकी गाड़ी का नंबर बताओ। MP 18 C 5450। ये दीपेन सर की गाड़ी का नंबर डाला मैंने। ये देखिए ये रिकॉर्ड यहाँ आ गया है ना, दीपेन सिंह जी शेडोल और होंडा सिटी, ये पूरा डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे जो कहाँ है, अच्छा शो डिटेल, ये शो डिटेल पे आप क्लिक करें तो ये पूरी डिटेल खुल जाएगी, पूरी गाड़ी की डिटेल यहाँ खुल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा है यहाँ पे इंजन नंबर, ये रहा, ये इंजन नंबर है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ऐसे ही। हाँ ऐसे ही आपका चेसिस नंबर कहाँ गया, चेसिस नंबर, हाँ ये इंजन नंबर के अपोजिट में चेसिस नंबर। तो यहाँ जाके ये चेसिस नंबर कॉपी करें। हमेशा ये साइट खोल लें किसी भी कार का या 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करने से पहले, और ये चेसिस नंबर और इंजन नंबर हमेशा कॉपी करें, क्योंकि टाइप करेंगे तो एक मिस्टेक हो सकती है टाइप करने में, और उस वक्त क्लेम के वक्त दिक्कत आती है। अभी पॉलिसी तो सब हो जाएगी, लेकिन क्लेम के वक्त दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये अपन ने इंजन नंबर और चेसिस नंबर डाल दिया, ठीक है। बॉडी टाइप क्या है, बॉडी टाइप भी आपकी आरसी में दिया रहता है ना, कि हैचबैक क्या क्या दिया रहता है इसमें। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये आरसी में बॉडी टाइप सेडान, ये देखिए यहाँ बॉडी टाइप दिया है सेडान। तो यहाँ से अपन सेडान सेलेक्ट कर लेंगे बॉडी टाइप में से। ये रहा, यहाँ पे ये रहा सेडान, ये यहाँ पे सेडान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे जाएं, डू यू हैव एनसीबी फ्रॉम प्रीवियस प्राइवेट का, एनसीबी का मतलब नो क्लेम बोनस। तो ये पूछता है क्या आपकी एनसीबी है आपके पास पिछली पॉलिसी में, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसमें गलत जानकारी बिल्कुल ना दें। ये मैसेज वही आया था अभी कि गलत जानकारी देने पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने गलत जानकारी दी कि एनसीबी है हमारी पॉलिसी में और यहाँ पे 20, 25, 30% डाल दिया और क्लेम आया और तब एनसीबी नहीं मिली पिछली पॉलिसी में, तो यहाँ से क्लेम आपका कितने का भी क्लेम हो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही जानकारी दें। डू यू हैव एनसीबी फ्रॉम प्रीवियस प्राइवेट कार, हमने बोला यस। नो क्लेम बोनस, नो क्लेम बोनस क्या होता है, जब आपकी गाड़ी जैसे 3 साल पुरानी गाड़ी है और उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ 3 साल में, तो आपको कंटिन्यूअस या आपने कोई क्लेम नहीं लिया उस गाड़ी के ऊपर, तो कंपनी आपको नो क्लेम बोनस के रूप में देती है। ठीक है, कि भाई आप गाड़ी बहुत अच्छा चलाते हैं, आपकी गाड़ी में कोई क्लेम नहीं आया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो
5 साल तक आपको एनसीबी दी जाती है, जिसमें 20% से लेके 50% तक दी जाती है ना। और वो जो आपका प्रीमियम किसी कार का अगर 8,000 रुपए आ रहा है और उसकी एनसीबी 30% या 35% है, तो वो प्रीमियम में से उतना पैसा लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है एनसीबी का। तो एनसीबी ये देखिए यहाँ पे 50% तक एनसीबी है, तो यहाँ पे जो भी एनसीबी है वो आप एनसीबी सिलेक्ट कर लें। ये पूछता है नेक्स्ट के इज एनी क्लेम पेंडिंग, या कोई क्लेम लिया है, आप नो कर दें, इसमें कोई क्लेम नहीं लिया। टाइप ऑफ फ्यूल पूछता है, पेट्रोल डीजल क्या है, तो वो आप यहाँ पे टाइप ऑफ फ्यूल चूज कर लें। तो ये हमने दूसरा सेक्शन भर दिया। ठीक है, 1 मिनट रुकना कृष्ण, है ना। ये हमने दूसरा सेक्शन भर दिया। देखिए जो जो सेक्शन आप भरते जाएंगे ना, उसमें ये ग्रीन रेड का निशान आना चाहिए। अगर ऐसा रेड का निशान है तो कहीं पे कुछ चीज छुटी हुई है। अब प्रीवियस इंश्योरर डिटेल, ये क्या पूछता है, पहले आपकी किससे थी, अगर नहीं पता है तो आप चूज कर लें, कोई और जो कंपनी चूज करना है चूज कर लें। पॉलिसी नंबर अगर आपको नहीं मालूम 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दें। ठीक है, एड्रेस ऑफ प्रीवियस इंश्योरर अगर रीवा का है तो रीवा डाल दिया मैंने, ये डाल। प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट, ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक डालें, प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट। अगर आपके पास पुरानी पॉलिसी नहीं है तो आज की डेट डाल दें यहाँ पे। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, सबको आवाज आ रही है ना, है ना। हाँ। तो यहाँ पे आज की डेट डाल दें। सर आ रही है आवाज, आ रही है 19/8/2020। हमेशा जो करंट डेट है वो डाल दें यहाँ पे। ठीक है, ये आईडी भी इतने चेंज करी होगी आज की डेट के हिसाब से, तो उस केस में क्या था, 4,35,000। ठीक है, ये वापस डाल दिया अपन ने आईडी में। ठीक है, तो ये प्रीवियस इंश्योरर डिटेल डाल दी। ध्यान रखना आज की डेट डालना, अगर पुरानी कोई डिटेल नहीं मालूम है तो। कवरेज डिटेल, कवरेज डिटेल में आपको कौन सी पॉलिसी चाहिए, एनहेंसमेंट, पैकेज, लाइबिलिटी। ये 3 तरह की पॉलिसी है। लाइबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी पॉलिसी, पैकेज मतलब नॉर्मल पैकेज पॉलिसी, एनहेंसमेंट मतलब नील डेप, 0 डेप पॉलिसी। ये 3 तरह की है। तो मैंने यहाँ पैकेज पे ऑलरेडी ठीक है। डज दी ओनर ड्राइव दी व्हीकल, ये पूछता है क्या मोटर मालिक है वही गाड़ी चलाता है, यस। तो अब ये क्वेश्चन खोल लेगा, हमने यस करा तो ये बोलेगा कि क्या पूछ रहा है, लाइसेंस, ये लाइसेंस टाइप ऑफ ओनर, किस तरह की गाड़ी है। कार के अंदर एलएमवी है, एलएमवी डाल दिया हमने प्राइवेट कार में। बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ये लाइसेंस नंबर ये सब कुछ मत भरना, सीधे नीचे आ जाना। यहाँ पे अपन नीचे आ गए और ये लास्ट में ये पूछता है डू यू हैव एनी स्टैंड अलोन सीपीए कवर, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। सीपीए का मतलब क्या आपके पास कोई स्टैंड अलोन 15 लाख का सीपीए कवर है। अगर है, कहीं से आपने 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल ले रखा है किसी भी कंपनी से, तो यस करोगे तो वो पॉलिसी नंबर पूछेगा, नो करोगे तो कुछ नहीं पूछेगा। यस जैसे ही मैं यस करूंगा तो ये यहाँ पे ये पॉलिसी नंबर आगे पूछेगा कि आप पॉलिसी नंबर दीजिए आगे जाके। तो मैंने इसको नो कर दिया कि साहब मेरे पास किसी भी कंपनी का 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है डू यू हैव पीए पॉलिसी विद सम इंश्योर्ड एटलीस्ट 15 लाख। ऐसी कोई भी पॉलिसी है क्या जो 15 लाख तक हो आपके पास पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। मैंने मना कर दिया, मेरे पास ये भी नहीं है। ठीक है, हाँ। तो जब ये मैं नो करूंगा तो जो सीपीए कवर 275 रुपए लगता है वो इसमें ये प्रीमियम में ऐड कर देगा। वो कंपलसरी है, सीपीए का मतलब है कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। वो 275 रुपए में हमें 15 लाख रुपए का जो मोटर मालिक होता है उसको कंपनी इंश्योरेंस देती है, वो कंपलसरी है। अगर किसी कारण से मोटर मालिक की डेथ होती है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अगर आपने इसमें बोला कि है हमारे पास, तो वो पॉलिसी जो पुरानी जो भी है, जिस भी कंपनी की आपके पास है 15 लाख की या 10 लाख की या 8 लाख की, वो आपको कंपनी को देनी पड़ेगी जब कभी क्लेम आता है तो। ठीक है, तो ये हमने ये सेक्शन भर दिया कवरेज डिटेल का। उसके बाद आता है पॉलिसी पीरियड। आपको कितने साल की पॉलिसी चाहिए, 1 साल की इनने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए 20/8/2020 से
19/8/2021 तक ये इनने अपने आप चूज कर लिया। इसके बाद एडिशनल कवरेज, एडिशनल कवरेज में ये पूछता है कि एक मिनट, डू यू, हाँ ये देखिए ये वाला, हाँ, डू यू वांट टू इंक्लूड पीए कवर फॉर नेम पर्सन। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये भी एक मिनट बता देते हैं। डू यू वांट टू इंक्लूड पीए कवर फॉर नेम पर्सन, इसका मतलब अगर आपकी कोई गाड़ी चला रहा है ना, नहीं नेम पर्सन में ज्यादा नहीं भरते। अच्छा नेम पर्सन नहीं भरते, लेंगे पीए कवर्ड जो पैसेंजर बैठते हैं उसका, अननेम पर्सन, अच्छा ओके, हाँ और सिर्फ ड्राइवर का। ओके, और ड्राइवर का, ये दो हम लोग इसमें लेते हैं भाई। ये कृष्णा जी थोड़ा इसमें वो है टेक्निकली, इसमें डू यू विश टू इंक्लूड पीए कवर फॉर पेड ड्राइवर। अगर आपकी कोई टैक्सी है या आपके घर में गाड़ी है और आपने ड्राइवर रखा हुआ है, तो अगर हमें वो ड्राइवर का क्लेम लेना है तो हम इसको यस कर देते हैं। यस करने पे ये एक ड्राइवर, और इसमें सम इंश्योर्ड पूछता है, वो सम इंश्योर्ड कितना आपको लेना है, तो 1 लाख रुपए नॉर्मली हम लोग 1 लाख रुपए लेते हैं। आप 1,50,000 रुपए उसमें है ना, 50 रुपए ऐड करेगा आपके प्रीमियम में। 1 लाख रुपए ड्राइवर के लिए अगर आप क्लेम करते हो तो 50 रुपए आपके प्रीमियम में ऐड करेगा, तो हम 1 लाख रुपए इसमें ले लेते हैं। हाँ अगर ड्राइवर को कुछ हुआ तो उनके घर वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब डू यू वांट टू इंक्लूड पीए कवर फॉर अननेम पर्सन या पैसेंजर, इसका मतलब ये अगर आपकी गाड़ी है कार जिसमें की सिटिंग कैपेसिटी 4 लोगों की है, तो एक तो आप खुद चला रहे हैं और 3 दूसरे लोग हो गए, तो उनका क्या आपको ऐड करना है आपके इसके पॉलिसी के अंदर, तो उनका भी अगर आप ऐड करेंगे तो एक आदमी के 50 रुपए लगते हैं और कितना 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका भी हम ले सकते हैं। ये सब ऑप्शन में इसलिए बता रहा हूँ है ना, ताकि टैक्सी वैक्सी का बीमा अगर आप कभी करो तो टैक्सी में विशेष तौर पे ये लिया जाता है टैक्सी वाले कोटे में। तो डू यू विश टू कवर, हमने इसको यस कर दिया कि हाँ। अब ये कितने पर्सन, यहाँ पे आप लिख दो साहब 3 लोग हैं, कितने का 1 लाख रुपए का, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए का, ये 3 लाख रुपए इनने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, LL टू पेड ड्राइवर, ये सब कुछ मत देखना, LL मतलब लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर, ये सब कुछ नहीं लेना है। लीगल लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज ये सब हमें नहीं लेना है, हमें बेसिकली सिर्फ 3 चीजें लेनी है। एक आपका ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस लेना है तो 1 लाख का ले लें, एक पैसेंजर के लिए लेना है तो 1 लाख का ले लें, है ना। तो खुद का तो ऊपर हमने 275 रुपए में 15 लाख का ले ही लिया था, ठीक है। जितने पैसेंजर जोड़ेंगे 50 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एडिशनल कवरेज हो गया। ये ट्रेलर में कुछ नहीं भरना है, यहाँ कुछ नहीं, बाकी कहीं कुछ नहीं भरना है, ठीक है। बस एडिशनल कवरेज तक हमने भर दिया। उसके बाद ये देखिए ये हाईलाइट हो गया, सेव एंड कैलकुलेट, इस पे हम टिक कर दें। जब हम सेव एंड कैलकुलेट पे टिक करेंगे तो ये इनने गाड़ी का प्रीमियम निकाल के बता दिया कि साहब आपकी गाड़ी का प्रीमियम आएगा 8,154 रुपए, ठीक है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कोट नंबर। ये जो कोट नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं सेव कर लें या लिख लें। क्यों? क्योंकि आज अभी आपने किसी कस्टमर को ये प्रीमियम बताया और उन्होंने बोला ठीक है मैं अभी तो नहीं, 2 घंटे बाद आता हूँ और 2 घंटे बाद कराऊंगा बीमा, तो फिर आपको ये दोबारा पूरा फॉर्म ना भरना पड़े, तो ये सेव करके रख लें। बस ये कोड नंबर हम डालेंगे और ये पूरा भरा हुआ फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा और हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम आ गया 8,154, ये कोड नंबर सेव करके रख लें। ये जो प्रीमियम है, कभी कस्टमर आपसे पूछता है या आपको जानकारी लेनी है कि 8,154 किस हिसाब से है, इसका ब्रेकअप क्या है, तो इसका ब्रेकअप देखने के लिए आप नीचे जाएं और व्यू ब्रेकअप पे क्लिक करें। जब आप व्यू ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक पूरा ब्रेकअप आपके सामने है। इसमें ओडी प्रीमियम कितना है 7,931, डिस्काउंट कितना है 3,500 रुपए, है ना। एनसीबी डिस्काउंट जो मैंने लिया था वहाँ 30% है ना, 35%, तो यहाँ पे एनसीबी 3,500 रुपए उन्होंने दे दिया। तो टोटल ओडी प्रीमियम कितना आया 7,931 में से कट हो गया 4,363। थर्ड पार्टी प्रीमियम कितना है 2,072, ये फिक्स है सीसी के, गाड़ी की सीसी के हिसाब से 1200 सीसी तक थर्ड पार्टी प्रीमियम फिक्स है।
1200 से 1500 फिक्स है, 1500 से 1800, फिर 2000 2500 जो सीसी की गाड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका थर्ड पार्टी प्रीमियम फिक्स कर रखा है। ऐसे ही टू व्हीलर में भी है, 150 सीसी तक फिक्स है, 80 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से उसके ऊपर, वो सब फिक्स गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी प्रीमियम फिक्स कर रखा है। तो ये थर्ड पार्टी प्रीमियम आ गया। ये 275 रुपए इनने जोड़ दिए, जो ड्राइवर का हमने इंश्योरेंस लिया था 1 लाख रुपए का, ओनर का है ना, जो गाड़ी का मोटर मालिक है उसका 15 लाख रुपए का, उसके 275 इनने यहाँ जोड़ दिए। उसके बाद पीए टू पेड ड्राइवर के इनने 50 रुपए जोड़े, जो हमने ड्राइवर अगर मेरा कोई कार चलाता है तो उसके भी 1 लाख का इंश्योरेंस कवर है, उसका 50 रुपए प्रीमियम जोड़ा इनने। उसके बाद जो अननेम पैसेंजर मैंने 3 लिए थे तो उसका 150 रुपए जोड़ दिया इनने, कि 3 पैसेंजर आपने लिए थे उसका 150 रुपए। ये जोड़ने के बाद टोटल प्रीमियम कितना आया आपका थर्ड पार्टी, 2547। तो फर्स्ट पार्ट अपने ओडी प्रीमियम प्लस थर्ड पार्टी प्रीमियम, इन दोनों को जोड़ेंगे, इस पे 18% जीएसटी लगाएंगे, ये रहा, इस पे 18% जीएसटी लगाएंगे, तो टोटल प्रीमियम 8154 आएगा, जो आपको भरना है आपके वॉलेट से। हाँ, ये एक चीज जरूर रखें कि जो डिस्काउंट है, जनरली कस्टमर को डिस्काउंट ना दें, या सेंटर्स को आप ये बताएं कि डिस्काउंट थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर कोई कस्टमर थोड़ी बहस करता है कि ये वहाँ इतना आ रहा है, हमें तो इतना आना चाहिए, तो फिर उसको आप कस्टमर अपने पास ही रहे वो करने के लिए सेंटर अपनी तरफ से डिस्काउंट दे दे। वरना डिस्काउंट अगर दोगे तो ये जो ओडी प्रीमियम है इसी में से डिस्काउंट कटता है ना, और कमीशन भी इसी का मिलता है ओडी प्रीमियम का। तो यहाँ पे जैसे 4300 की ये पॉलिसी हो रही है, तो 4300 में मुझे 10% कमीशन मिलेगा, 430 रुपए। तो अगर मैं और डिस्काउंट यहाँ दे दूंगा तो ये और 2000 पे 4000 की राशि 2000 पे आ जाएगी, तो मुझे और 200 रुपए कमीशन मिलेगा, पता लगा। तो कमीशन सेंटर का ही कम होगा अगर हम यहाँ जितना ज्यादा डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकअप मैंने बताया, इसको क्लोज कर दें। और उसके बाद ये अप्रूव एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आगे एक बटन आएगा जिसमें लिखा रहेगा कलेक्ट पेमेंट पे आप क्लिक करें। आपके जो आईसेट ऑनलाइन का वॉलेट है उससे ये जो अमाउंट है 8000 रुपए ये कट जाएगा, और पॉलिसी आपके एंड पे सामने आ जाए। करके दिखा दूंगा अप्रूव एंड पे। हाँ, वो पैसा मेरा चले जाएगा ना। अच्छा, वो कलेक्ट अमाउंट पे जाएगा ना, अभी तो नहीं जाएगा। देखिए ये अप्रूव एंड पे मैंने क्लिक किया, कंफर्म करो, उसके बाद सेशन एक्सपायर, खैर ठीक है छोड़ दो वो। उसके बाद कलेक्ट अमाउंट का आता है। अच्छा, ये पैसा कट जाता तो अभी। और एक चीज ये बोल दो कि सेम थर्ड पार्टी की बनती, उसमें गाड़ी की वैल्यू नहीं डालते। हाँ, तो ये अप्रूव एंड पे करें। उसके बाद एक कलेक्ट अमाउंट का एक बटन आता है, उस पर क्लिक करें, वॉलेट से कट जाएगा प्रीमियम, और वहीं आपके सिस्टम पे पॉलिसी डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करें, पॉलिसी आपके सिस्टम पे डाउनलोड कर दें, और ब्रांच जिसको भी देना चाहे ब्रांच उसको दे सकती है वो पॉलिसी, चाहे ईमेल के रूप में, चाहे आपका व्हाट्सएप, या जैसा देना चाहे। और जो है, जैसा मैंने ये पैकेज पॉलिसी बताई आपको कार की, सेम थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है। उसमें गाड़ी की वैल्यू जो मैंने 4,35,000 यहाँ डाली थी मेरी गाड़ी की, वो नहीं डालनी है आपको। और जो 3 तरह की पॉलिसी इसमें दिख रही थी आपको, एक एनहेंसमेंट, एक पैकेज, और एक लाइबिलिटी। तो मैंने पैकेज पे टिक किया था। थर्ड पार्टी पॉलिसी में लाइबिलिटी पे टिक करना है। लाइबिलिटी पॉलिसी मतलब थर्ड पार्टी पॉलिसी। तो इस तरीके से जो है आप गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लोग हैं यहाँ पे, आप बताएं, आगे वो प्रॉब्लम भी दूर की जाएगी। तो अभी ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि 5 भी बज रही है, और आगे अगर मैं हेल्थ का लूंगा और कोरोना कवच बताऊंगा तो 7 बज जाएगी। ये अपन अगले दिन या एक दिन बाद ले लेंगे। तो इस तरह से आप गाड़ी की एक बार अपने आईसेट ऑनलाइन सबके पास में है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या किसी की 2 व्हीलर की पॉलिसी लें और वो बनाएं यहाँ पे, और कोई भी प्रॉब्लम है मुझे फोन करें, मैं एनी डेज पे आपको लूंगा। और एनी डेज पे लेने के बाद आपको और मैं इसमें अच्छे से समझा दूंगा, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार आपको समझना है मैं समझा दूंगा। लेकिन एंड ऑफ द डे ये है कि पॉलिसी तो आप ही को वहां से बनानी है, समझना है, और आपके जो सेंटर्स हैं
उनको समझाना है आपको, क्योंकि अब वो आगे की ट्रेनिंग आप लोगों को लेनी है। इसीलिए ये मीटिंग जो है मैंने इसका जो सब्जेक्ट दिया था ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, TOT, इसीलिए दिया था कि भाई ये आप एक इंश्योरेंस में एक ट्रेनर के रूप में विकसित हो जाए, जो अपने सेंटर्स को टाइम टाइम पे जो जो अपने नए प्रोडक्ट आते हैं या जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग है वो आप अपने सेंटर्स को दे सकें। तो इस तरीके से मैं दीपेन सर आप थोड़ा बता दें, क्योंकि मेरा सेशन तो इसमें लगभग खत्म हो गया, मैंने ये वहां भी बता दिया है इनको। और अभी स्वास्थ्य बीमा और कोरोना कवच नेक्स्ट उसमें बता देंगे, कि 2 घंटे हो गए। चलिए अच्छा, ये म्यूट हो गया था क्या? जी तो सर आप म्यूट है। बैटरी भी जस्ट डिस्चार्ज हो गई। मैं ये दूं क्या आपको, मेरा मोबाइल दूं क्या? दे दीजिए आप, क्योंकि आप खत्म ही करना है सेशन, तो मैं 1 मिनट आपको मोबाइल दे देता हूँ, आप इससे बात कर लें। हो गया आगे चलिए, तो बस इतना ही कहना था कि आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, उपयोगी रहा होगा, और काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। अब आप अपने जो सेंटर्स हैं उनको ये डाउनलोड करना करिए, और मोटर पॉलिसी और जो अपना ये हेल्थ पॉलिसी, इस पर काम करना शुरू करिए, और एक्टिवेशन, जिससे कि अपन बढ़ें आगे की तरफ। अभी तक जबलपुर, छतरपुर, ग्वालियर और रीवा काम आया है, और उमरिया से भी काम आया 2 पॉलिसी। तो इस तरह से हो चुकी है। जितने भी को आप पेजर उस 1 पेजर को आप ज्यादा तो आगे हर सेंटर को जो भी सर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ, तो उसको अपने सेंटर कराना भी वो एक्टिवेट। ये तो एक्टिवेशन में जब हम फिगर भी में जो को विश्वास है 10,000 रुपए से कहीं ज्यादा अपने हर सेक्टर। ये मेरा डिस्कनेक्ट अटक गए आप। हाँ, ठीक है। क्या आ रही है? हाँ, आ रही है। तो इसी के साथ आप जी, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने 2 घंटे ये चीजें सीखी, समझी, और आगे फिर ऐसे सेशन करते रहेंगे। जो जो प्रोडक्ट हैं उसके हिसाब से जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके बारे में हम सेशन करते रहेंगे। और कभी भी किसी को कोई इस बारे में हाँ, व्हाट्सएप भी ग्रुप एक हम अपन सबका बना हुआ है। तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन जो है अब करेंगे, ताकि आप लोग भी अपनी कुछ समस्या अगर हो, क्योंकि अभी तो आप बता नहीं पाएंगे समस्या जब तक काम नहीं करेंगे। जब आप ये एक बार काम स्टार्ट करें इसका, और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप पे मैं भी हूँ, और दीपेन सर भी हैं उस ग्रुप में, राजेश शुक्ला सर भी हैं, और आप लोग सभी हैं। तो वहाँ पे शेयर करें व्हाट्सएप पे, और बाकी फोन भी कर सकते हैं। और अगर उसको एनीडेस्क पे लेके आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज समझनी है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद।
ये मीटिंग अभी फिर क्लोज करने के लिए मैं बोलता हूँ विपिन जी से। हाँ सर, समीर सर, हाँ, ठीक है ओके सर। जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, क्लोज कर दीजिए मीटिंग।